Now Maxwell's third equation. इससे पहले वाले वीडियो में हमने मैक्सवेल की दो इक्वेशंस को डिराइव कर दिया था. द फर्स्ट इक्वेशन वाज डेल डॉट डी इक्वल्स टू रो, वेयर डी वाज electric displacement vector and rho is the charge density, and the second equation was del dot B equals to 0. This was based upon Gauss law in electrostatics and this was based upon Gauss law in magnetostatics. Now the third equation, that is based upon Faraday's law of electromagnetic induction, यानी कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम पर बेस्ड है ये वाली इक्वेशन. नाउ सबसे पहली चीज, व्हाट इज फैराडेज लॉ? अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, किसी भी क्लोज्ड सर्किट से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स के मान में चेंज होने पर उस सर्किट से एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है. Faraday's law of electromagnetic induction says that change in magnetic flux associated with a closed path generates or produces an EMF और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि किसी भी बंद परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने से उस परिपथ में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E is given as minus of del phi by del T. Here minus sign shows that the coil or the closed surface always opposes the change in magnetic flux. ये नेगेटिव साइन जो है वो ये शो करता है कि हमेशा परिपथ इस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है, जैसा कि लेंज नियम के अकॉर्डिंग हम देखते हैं. दिस इज फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन और नेगेटिव साइन जो है वो लेंज के लॉ को बताता है. दिस इज द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. अब देखिए व्हाट इज ईएमएफ. ईएमएफ को हिंदी में बोलते हैं विद्युत वाहक बल, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. और electromotive force is work done on carrying a positive unit charge in an electric field along a closed path. और अगर आपको ध्यान है तो किसी भी सिस्टम के अंदर, किसी भी फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पर जाने में किए गए कार्य को हम हमेशा लाइन इंटीग्रल के द्वारा शो करते हैं. हेंस दिस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी एकांक धनावेश को एक जगह से दूसरी जगह में ले जाने में किया गया कार्य है. यानी कि हम इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को भी लाइन इंटीग्रल की फॉर्मेट में शो कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ द वर्क डन on carrying a positive unit charge in an electric field along a closed path C. ओके, तो यानी कि हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को लाइन इंटीग्रल की फॉर्मेट में शो कर सकते हैं. ओके, नाउ व्हाट इज फाई एम? फाई एम इज द मैग्नेटिक फ्लक्स. व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन इमर्जिंग आउट ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन फील्ड. ओके, और मैग्नेटिक फ्लक्स को हम इस तरह से शो कर ही सकते हैं, बी डॉट डी ए. फ्लक्स को हम इस तरह से शो करते हैं. इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात आती है तब हमने ई डॉट ई डी ए लिखा था. मैग्नेटिक फ्लक्स है तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं बी डॉट डी ए. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. नाउ सब्सटीट्यूट द वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3 इंटू इक्वेशन नंबर 1. देखिए, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. तो ई की जगह अपने पास में क्या आएगा? ई डॉट डी एल इक्वल्स minus of del phi m by del t, that is minus of del by del t, and phi m की जगह हम क्या लिख सकते हैं? b dot d e. Okay, this is our equation number 4.
the equation number 4 is this, where E dot dl is the work done. Work done is along the closed path and the magnetic flux is along the surface S. ओके, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो है वो लाइन इंटीग्रल है और राइट हैंड साइड जो है वो सरफेस इंटीग्रल है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज करना पड़ेगा. नाउ टू चेंज लाइन इंटीग्रल इनटू सरफेस इंटीग्रल वी यूज स्टोक्स कर्ल थ्योरम. स्टोक की कर्ल थ्योरम से हम लाइन इंटीग्रल से सरफेस इंटीग्रल में जाते हैं. देखिए द फर्स्ट लेटर इज एस एंड द कर्ल थ्योरम का लास्ट जो है वो एल, दैट इज एस फॉर सरफेस एंड एल फॉर लाइन इंटीग्रल. ओके, तो अब हमें क्या करना है, स्टोक्स का कर्ल थ्योरम जो है वो हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा. दैट इज ई डॉट डी एल, दैट इज द लाइन इंटीग्रल, कैन बी रिटर्न एज डेल क्रॉस ई डॉट डी ए एंड इट वुड बी द सरफेस इंटीग्रल. तो ये वैल्यू हम यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे. सो वी वुड गेट डेल क्रॉस ई डॉट डी ए along the surface is equals to minus del b by del t dot dA. Okay, now compare both the sides. We would get del cross E is minus of del b by del t. This is Maxwell's third equation. Okay, and this is nothing but the differential form of Faraday's law of electromagnetic induction, that was electromotive forces minus of del phi m by del t. This is Maxwell's third equation. In terms of magnetic field, if I consider कि उस माध्यम की, उस मीडियम की magnetic permeability अगर mu है, then we know that magnetic induction is mu h. तो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं del cross E is minus mu del h by del t. Okay. Now Maxwell's fourth equation. Maxwell's fourth equation is based upon Ampere's circuital law. The Ampere circuital law says that किसी भी closed surface के along magnetic फील्ड का लाइन इंटीग्रल जो है वो इस क्लोज सरफेस में एंक्लोज्ड सारी की सारी करंट्स का एल्जेब्रिक सम होता है. ओके, इसका जो अनदर फॉर्म है वो हम इस तरह से लिखते हैं, दैट इज बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई. इफ मीडियम इज वैक्यूम देन म्यू नॉट एंड इफ अदर देन वैक्यूम वी विल राइट एट म्यू आई. ओके, दिस इज द एम्पियर्स सर्किटल लॉ. अब हमें क्या करना है, एम्पियर सर्किटल लॉ की मदद से मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन निकाली गई है. बेसिकली this fourth equation is modification in this Ampere circuital law. Okay, we would write this is equation number 1. Now the algebraic sum of the currents I can be written as, in the terms of current density क्या होगा, देखिए current density J क्या होता है, current upon area. अब हमें क्या चाहिए, current की वैल्यू चाहिए, that would be current density multiplied by area, hence the algebraic sum is J मल्टीप्लाई बाय, अगर हम एरिया एलिमेंट ले रहे हैं तो डी ए एंड देन इंटीग्रेटिंग ओवर द सरफेस जी. ओके, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2. हेंस सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू हेयर, वी वुड गेट एच डॉट डी एल इज जे डॉट डी ए. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. अगेन द लेफ्ट हैंड साइड इज लाइन इंटीग्रल एंड द राइट हैंड साइड इज सरफेस इंटीग्रल. तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टोक्स का कर्ल थ्योरम लगाना है. स्टोक्स का कर्ल थ्योरम लगाइए तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, डेल क्रॉस एच डी ए अलॉन्ग द सरफेस इज जे डॉट डी ए अलॉन्ग द सरफेस. ओके, कंपेयरिंग बोथ द साइड्स वी वुड गेट डेल क्रॉस एच टू बी इक्वल्स टू जे. दिस इज जस्ट द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ. ये एम्पियर सर्किटल लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म है, लेकिन ये मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन नहीं है, क्योंकि ये वाली जो इक्वेशन है ये सिर्फ और सिर्फ कंडक्शन करंट्स के लिए ही वैलिड थी. लेकिन हमने देखा है कि सर्किट के अंदर कंडक्शन करंट के साथ साथ में डिस्प्लेसमेंट करंट भी
प्रेजेंट रहता है, जो डिस्प्लेसमेंट करंट का डेरिवेशन हमने पहले किया है। ओके, तो ये वाली जो इक्वेशन है ये सिर्फ कंडक्शन करंट के लिए थी, डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए नहीं था, इसलिए इस इक्वेशन में कुछ मॉडिफिकेशन किया गया। वो मॉडिफिकेशन क्यों किया गया, देखिए, नीड फॉर द मॉडिफिकेशन। अगर आप इस इक्वेशन का डाइवर्जेंस ले रहे हैं, टेक डाइवर्जेंस, दैट इज डेल डॉट, डाइवर्जेंस का मतलब डेल डॉट होता है, डेल क्रॉस एच, एंड इट वुड गिव अस डेल डॉट जे। सिंस डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज ऑलवेज ज़ीरो, किसी भी वेक्टर के कर्ल का डाइवर्जेंस हमेशा ज़ीरो होता है, तो ये वेक्टर का कर्ल है और इसका डाइवर्जेंस हमेशा ज़ीरो होगा, सो वी वुड गेट डेल डॉट जे। नाउ बाय द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ चार्ज, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ चार्ज, आवेश के लिए सातत्य समीकरण इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, दैट इज डेल डॉट जे plus del rho by del t equal to 0. This is equation of continuity. Okay, using this what would we get, we would get del dot j is equals to minus del rho by del t. Okay, now substitute this value here, we would get minus del rho by del t to be equals to 0, hence del rho by del t equals to 0, which implies that rho is the constant. इसका ये मतलब हुआ कि ये वाली जो इक्वेशन है ये सिर्फ और सिर्फ उन सिस्टम्स के लिए वैलिड है जिसमें चार्ज डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट होती है, और वो सिर्फ किस में होता है, कंडक्शन करंट के केस में। तो कंडक्शन करंट्स के लिए ही ये वाली इक्वेशन वैलिड थी, बट किसी भी सर्किट के अंदर कंडक्शन करंट के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट करंट भी होता है, इसलिए इस इक्वेशन में मॉडिफिकेशन करना ज़रूरी था। दैट मॉडिफिकेशन इज़ टू ऐड द डिस्प्लेसमेंट करंट टर्म्स ऑल्सो। अभी तक जो हमने पढ़ा वो ये वाली इक्वेशन थी, इसमें सिर्फ कंडक्शन करंट का टर्म था। मॉडिफिकेशन क्या किया, कंडक्शन के साथ साथ में डिस्प्लेसमेंट करंट की टर्म्स को भी ऐड किया गया। ओके, अब हम इसको फिर से चेक करते हैं। देखिए, नाउ टेक डाइवर्जेंस बोथ द साइड्स, we would get del dot j plus jd. Okay, again divergence of curl is 0, so it would be del dot j plus jd. So what would we get, we would get del dot j plus del dot jd, that is del dot j is minus of del dot j d. Again by the equation of continuity, del dot j plus del rho by del t is 0, so that del dot j is minus of del rho by del t. Substitute this value here, we would get minus del rho by del t is minus del dot j d. Okay, hence this del dot j d is del rho by del t. But अब देखिए, what was the first equation, Maxwell's first equation क्या था, del dot d equals to rho. Substitute this value here, we would get del dot j d is del by del t and del dot d, that is del dot jd is nothing but del dot del d by del t. Comparing both the sides, we would get jd equals to del d by del t, और यही हमने डिस्प्लेसमेंट करंट के टाइम भी इसी चीज़ को अपन ने डिराइव किया था। इसका ये मतलब है कि अगर हम एम्पियर के सर्किटल लॉ को सिर्फ और सिर्फ ये लेकर चलें तो वो सिर्फ कंडक्शन करंट के लिए वैलिड था, लेकिन इसमें मॉडिफिकेशन कर देने के बाद, डिस्प्लेसमेंट करंट की टर्म्स को जोड़ देने के बाद
जो इक्वेशन बन रहा है, दिस इक्वेशन इज़ वैलिड फॉर बोथ द कंडक्शन करंट एंड द डिस्प्लेसमेंट करंट। और ये जो मॉडिफिकेशन है ये बिल्कुल करेक्ट मॉडिफिकेशन है, क्योंकि इस मॉडिफिकेशन की वजह से डिस्प्लेसमेंट करंट की वही वैल्यू आ रही है जो हमने पहले भी कैलकुलेट कर रखी थी। ओके, हेंस दिस मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ इज द मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन। और ये कैन बी रिटन एज डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू जे, और डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लिख सकते हैं डेल डी बाई डेल टी। इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, दिस इज़ इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें लिखना है तो हम लिख सकते हैं डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू जे प्लस एप्सिलॉन डेल ई बाय डेल टी। फॉर अ मीडियम इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज एप्सिलॉन ई। Okay, so this is Maxwell's fourth equation. Okay, I hope you guys getting my point. If not, then please drop your queries in the comment box. Okay, अब मैं आपको एक बार एक नोट पॉइंट बता देती हूँ, दैट द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो हमने लिखा था डेल जे प्लस इक्वल्स टू ज़ीरो, ये कहाँ से आती है, इसका मैं आपको थोड़ा सा नोट बता देती हूँ। देखो, दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज़ बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आवेश के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब इसका डेरिवेशन मैं आपको करके बताती हूँ। देखो, किसी भी सरफेस से करंट अगर हमें डिफाइन करना है तो करंट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, दैट इज माइनस ऑफ डी क्यू बाई डी टी। दिस डी क्यू बाई डी टी इज स्टैंड फॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। लेकिन ये माइनस साइन जो है वो ये शो कर रहा है कि किसी भी सिस्टम से जितना चार्ज कम हो रहा है उतनी ही करंट बन रही है। इसका मतलब चार्ज का फॉर्म चेंज हो रहा है, चार्ज ख़त्म नहीं हो रहा है, या चार्ज उस सिस्टम से कहीं गायब नहीं हो रहा है, वैनिश नहीं हो रहा है, जबकि चार्ज का फॉर्मेट जो है वो चेंज हो रहा है। दैट इज़ द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दैट चार्ज नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट्स फॉर्म्स ओनली चेंजेस। इसका जो फॉर्मेट है वो चेंज हो रहा है। ओके, नाउ अगेन आई कैन बी रिटर्न एज जे डॉट डी एस। अभी मैंने आपको बताया था, सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू हियर, वी वुड गेट जे डॉट डी एस और द सरफेस इंटीग्रल डी ए इज माइनस ऑफ डी क्यू बाय डी टी। ठीक है, नाउ क्यू इज रो डी वी। किसी भी सिस्टम के अंदर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अगर रो है तो क्यू वुड बी टोटल चार्ज, सिंस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज टोटल चार्ज, since volume charge density is total charge upon the volume, so q would be rho into dv. Substitute this here, we would get j dot dA is minus of d by dt and it is rho dv. okay, इसको थोड़ा सा अपन और आगे सॉल्व करते हैं। we would get j dot dA is nothing but डेल रो बाय डेल टी एंड डी वी। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो है वो वॉल्यूम इंटीग्रल, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सरफेस इंटीग्रल है और राइट हैंड साइड जो है वो वॉल्यूम इंटीग्रल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करना है, और सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करने के लिए गॉस का डाइवर्जेंस थ्योरम यूज़ में लिया जाता है। तो यहाँ मैं डाइवर्जेंस थ्योरम लगा रही हूँ। सो वी वुड गेट डेल डॉट जे डी वी इक्वल्स minus of del rho by del t and dv. Comparing both the sides, we would get del dot j equals minus of del rho by del t or del dot j plus del rho by del t equals to 0. This is the equation of continuity, okay, which is based upon law of conservation of charge. Thank you. Stay tuned for the further videos.